गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हम हिंदी का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, कितने भी कोई भी वायरस हो, कोई भी वायरस वायरस इतने समय से हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण करता आया है। जब से जन्म हुआ है हमारा तब से। और वायरस जब से जन्म हुआ है तब से नहीं है, वायरस तो जब से इस पृथ्वी का जन्म हुआ है तब से वायरस का भी जन्म साथ ही साथ में हुआ है। तो वायरस तो है ही, और हम भी हैं। और हमें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम इस पृथ्वी पर रह सकें। भले ही वायरस है तो क्या हुआ। और हमारे बॉडी के अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं कि जब भी हमारे शरीर पर कोई भी वायरस आक्रमण करता है तो हमारा शरीर उससे लड़ता है। उससे लड़ने के लिए ब्लड के अंदर सेल्स तैयार करता है, एंटीबॉडीज तैयार करता है। और इसमें कई सारी एंटीबॉडीज तो ऐसी होती हैं कि अगर एक बार बन गई तो जिंदगी भर बनी रहती हैं। तो अगर वही वायरस ने वापस आपके शरीर पर आक्रमण किया तो अब आपको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए, कोविड-19 ये बात सच है कि काफी खतरनाक वायरस है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सच है। लेकिन कोविड-19 भी उन लोगों को ढूंढता है जो लोग कमजोर हैं, जो लोग बीमार हैं, जिनको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, जो दवाइयां खा रहे हैं। कुछ कुछ दवाइयां होती हैं ऐसी। और जो लोग ओल्ड हैं, जनरली अगर हम देखें तो बच्चों को इतना जल्दी नहीं होता, या जो लोग नियमित अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं वो भी बचे रहते हैं, क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम मजबूत होता है। अब ये बताइए कि आज मान लो आपको सर्दी हुई, आप गए डॉक्टर के पास, और ये 100% श्योर है कि कोविड-19 ही डिक्लेयर होगा। तो आप देख रहे होंगे कि जब से कोविड-19 आया है तब से बाकी सारे वायरस तो छुट्टी पे चले गए। ना तो किसी को दूसरे नॉर्मल इन्फ्लुएंजा हो रहा है, ना किसी को सामान्य सर्दी हो रही है, जिसको भी हो रहा है कोविड हो रहा है। तो सारे वायरस क्या सच में छुट्टी पे चले गए हैं? बिल्कुल नहीं। किसी को कोविड-19 होता है, तो किसी को सामान्य प्रकार के वायरस का आक्रमण होता है। लेकिन हम सबके मन में इतना डर पैदा कर दिया है इस मीडिया के द्वारा, इस हेल्थ इंडस्ट्री के द्वारा, कि फट से हमें जरा सा भी सर्दी हुआ और हम कैपेबल हुए तो हम 5 लाख 7 लाख रुपए आराम से खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको सर्दी कफ हो जाए, निमोनिया हो जाए, आप हॉस्पिटल पहुंच जाओ, देखो आपका 4-5 लाख रुपए बिल बन जाएगा कम से कम। वेंटिलेटर भी लगेगा, सारी चीजें लगाई जाएंगी। और अगर कोई आपको कह दे हॉस्पिटल में, अरे ये तो सामान्य वायरस है, तो आप क्या 5 लाख रुपए खर्च करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कोई भी डॉक्टर चाहता ही नहीं कि आपके मन से डर निकले। इसीलिए वायरस बना हुआ है और पता नहीं कब तक बना रहेगा। भगवान ने हमें इस तरह का डिजाइन किया है कि हम रह सकें इस दुनिया में। वायरस तो आते ही रहेंगे, हमें वो चीजें चालू करना चाहिए, उन चीजों का सेवन करना चाहिए, ताकि वायरस कैसे कैसे आक्रमण करता है, कहां कहां पर आक्रमण करता है, किस किस सेल्स को प्रभावित करता है, कहां से एंट्री मारता है, उन सारी चीजों पर काम करना चाहिए। तो मुख्य रूप से अगर हम कोरोना की बात करें तो 7 प्रकार के वायरस होते हैं कोरोना की। और कोरोना वायरस तो आक्रमण करता रहा है, 2012 में भी किया था। लेकिन उसमें एक स्पेशल टाइप है जिसे हम कहते हैं अभी कोविड-19, वो एक अलग वायरस है। अगर आप कहें कि कोरोना हो गया, तो कोरोना तो 2012 में, 2008 में और उससे पहले भी हुआ था। क्योंकि कोरोना की 7 प्रकार की अलग-अलग जातियां जो होती हैं, उनमें एक जाति लंग्स पर आक्रमण करती है, सामान्य प्रकार का सर्दी पैदा करती है। एक जाति हमारी इंटेस्टाइन पर आक्रमण करती है और थोड़ा बहुत इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम पैदा करती है। और ये जो जाति जिसे हम कहते हैं सार्स कोविड 2,
ये हमारे लिए थोड़ा घातक साबित हो रहा है आजकल, क्योंकि हम लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई है। तो सार्स कोविड वायरस 2012 में भी था, जो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम दे रहा था। अभी जो वायरस है, इसे हम कहते हैं सार्स कोविड 2 या कोविड 19। तो जब कोविड 19 हमारे शरीर में इन्फेक्शन करता है, हम एक्यूपंक्चर की भाषा में इसे कहते हैं इन्फेक्शन, मतलब बिंड। तो अगर इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हुआ, इन्वेजन ऑफ इन्फेक्शन, तो हम बोलते हैं पिंड का आक्रमण हुआ। ये हमारे एक्यूपंक्चर की लैंग्वेज है। तो वायरस तो आक्रमण करते रहे हैं और करते रहेंगे। और ये पाया गया है कि जब भी वायरस आक्रमण करता है, तो सबसे पहले नाक के द्वारा प्रवेश करता है और लंग्स तक जाता है। तो वो वायरस का पहला आक्रमण होता है, जिसे हम बोलते हैं अटैक ऑफ वायरस। वायरस का अटैक हमारे डिफेंस सिस्टम के ऊपर, जिसमें क्या प्रभावित हुआ? नाक, गला यानी फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई और लंग्स, यहां तक का भाग प्रभावित होता है। वहां तक वायरस जाता है और वायरस अपना काम चालू कर देता है। तो जो वायरस का इन्फेक्शन होता है ना इन भागों में, नाक में हुआ, नाक बंद हो गई, नाक से पानी बहने लगा, गले में थोड़ा सा सोर थ्रोट हो गया, लैरिंग्स और नीचे गए तो ब्रोंकाई में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, लंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तो ये वायरस पहले ये इन स्थानों में आक्रमण करता है। इसे हम कहते हैं विंड का आक्रमण, हवा का आक्रमण। और एक्यूपंक्चर में क्लियरली बताया गया है, ये 8 प्रकार के आक्रमण होते हैं। अगर वायरस को एंट्री मारनी है, तो इन 8 रूपों में ही एंट्री मार सकता है, कोई 9वें प्रकार की एंट्री नहीं है। इन 8 में से एक ना एक एंट्री होती है। और जब भी किसी भी वायरस की, बैक्टीरिया की एंट्री होती है हमारी बॉडी में इन 8 मार्गों के द्वारा, तो ऐसा नहीं है कि आराम से एंटर कर जाएगा। हमारे शरीर का सुरक्षा कवच इतना स्ट्रांग होता है। ऐसे तो कितने सैकड़ों वायरस रोज अटैक करते हैं हमारे ऊपर, हमको पता ही नहीं चलता कब लड़ाई हुई और कब हमारे शरीर ने उनको फेंक दिया। जब हम अपने ब्लड का टेस्ट करते हैं और ब्लड में इतनी एंटीबॉडीज निकलती हैं, यानी हमारे शरीर पर सैकड़ों वायरस, हंड्रेड वायरस आक्रमण करते रहते हैं। हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाकर फाइट करता रहता है और हमको पता भी नहीं चलता। और ये प्रक्रिया हमेशा चालू रहती है। तो जब भी वायरस हमारे शरीर पर आक्रमण करता है, तो सबसे पहले इसकी लड़ाई हमारे डिफेंसिव सिस्टम से होती है। हमारे शरीर का जो सबसे बाहर का डिफेंसिव सिस्टम है, सुरक्षा कवच है, उसे हम कहते हैं ताइयांग। तो सबसे पहली लड़ाई ताइयांग से होती है। और ताइयांग कोई सामान्य कवच नहीं होता, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कवच होता है। इसको भेदना आसान नहीं। इसलिए सैकड़ों वायरस तो बाहरी धराशायी हो जाते हैं। जो वायरस थोड़े स्ट्रांग होते हैं, वो इसको भेद कर इंटर करते हैं। और सेकंड लेवल, जिसे हम कहते हैं यांग मिंग, अगर वायरस ने पहला लेवल क्रॉस कर लिया, तो वो दूसरे लेवल पर पहुंच जाता है, जिसे हम यांग मिंग कहते हैं। तो सबसे पहले वायरस को ये दो लेवल क्रॉस करने होते हैं, ताइयांग और यांग मिंग। इसके बिना वायरस अंदर इंटर नहीं कर सकता। और यहां पर जबरदस्त लड़ाई होती है, फाइटिंग होती है। और उस फाइटिंग के एक एक स्टेप में हमारी बॉडी सिम्टम क्रिएट करती है कि चलो अब नाक में से पानी बहने लगा, अरे अभी गला ब्लॉक हो गया, अभी टेंशन हो गया। उस सिम्टम को देखकर हम जान जाते हैं कि वायरस किस लेवल तक पहुंच गया है। तो जब हमारे वायरस की लड़ाई चलती है, तो सबसे पहले ये बाहरी दो सुरक्षा कवच, जिसे हम डिफेंसिव शील्ड बोलते हैं, को भेदता है।
और फिर हमारी ये किंगडम में, हमारे शरीर में प्रवेश कर पाता है। वैसे तो टोटल 6 कवच होते हैं हमारे शरीर के एकदम डीपर कोर तक पहुंचने के लिए। ऐसी 6 सुरक्षा की बाउंड्री होती हैं, और जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो बाउंड्री है वो बाहर की 2 बाउंड्री कहलाती हैं, जिन्हें हम ताई यांग और यांग मिंग कहते हैं। तो जैसे ही वायरस ने हमारी इन 2 बाउंड्रीज के ऊपर आक्रमण किया, ताई यांग के ऊपर आक्रमण किया और यांग मिंग के ऊपर आक्रमण किया, तो हमारे शरीर में जो लक्षण पैदा होते हैं, जैसे कि सामान्य सर्दी हो जाना, नाक बंद हो जाना, और आक्रमण केवल कोविड-19 करेगा ऐसा नहीं है। सामान्य सर्दी के, इन्फ्लुएंजा के सैकड़ों वायरस है, निमोनिया का वायरस है, कई प्रकार के बैक्टीरिया हैं, कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस हैं। वो कोई भी जब हमारे शरीर पर आक्रमण करना चाहते हैं, तो पहले उनको हमारे नंबर 1 डिफेंस सिस्टम ताइयांग से लड़ना होता है, फिर नंबर 2 डिफेंस सिस्टम यांगमिंग से लड़ना होता है, तभी वो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर ये डिफेंस सिस्टम नहीं होता, तो क्या हम इस पृथ्वी पर रह पाते? बिल्कुल भी नहीं। और देखो, इस पृथ्वी पे बचेंगे वो जिनका इम्यूनिटी अच्छा है, बाकी तो सब इन वायरस बैक्टीरिया की चपेट में आते रहे हैं, महामारी से जाते रहे हैं और जाते रहेंगे। बचना है तो अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करिए। वी आर वेरी लकी, हम लोग बहुत ही लकी हैं। हमें लक्षण देखकर समझ में आ जाता है कि अरे, वायरस ने पहला लेवल पार कर लिया। पॉइंट लगा दो, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये प्रश्न आता है, क्या कोविड-19 मेल और फीमेल को एक जैसा प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है, कोविड का इन्फेक्शन मेल के अंदर ज्यादा कॉमन है। क्यों? मेल के अंदर ज्यादा कॉमन क्यों है? होता तो मेल में भी है, फीमेल में भी है, छोटे में भी, बड़े में भी, सब में होता है, और मेल में ज्यादा कॉमन है। स्पेशली अगर आप देख लो, जो ओल्डर मेल होते हैं, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स और मोर देन दैट, अगर उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तो उनके अंदर तो कुछ ज्यादा ही कॉमन हो जाएगा। तो पहले प्रश्न आता है कि मेल के अंदर क्यों कॉमन है? और ऐसा ही नहीं कि कोविड-19 कॉमन है, कई प्रकार के वायरस है, जैसे इन्फ्लुएंजा का, निमोनिया का और अलग अलग प्रकार के वायरस। कुछ वायरस मेल में ही ज्यादा कॉमन है फीमेल की तुलना में। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण अब हम समझेंगे। देखिए, 7 प्रकार के अलग अलग कोरोना वायरस होते हैं, और उनमें से जो कोरोना वायरस मेल में ज्यादा कॉमन होते हैं, उसका क्या कारण है? आपको किसी के घर में भी अंदर प्रवेश करना है, तो आप दरवाजे से ही प्रवेश कर सकते हैं। मान लो आप किसी के घर गए और उसने घर का दरवाजा खोल दिया, तो आप घर के अंदर जा सकोगे। और अगर आप किसी के घर में गए, उसने दरवाजा ही नहीं खोला, या माना कि दरवाजा है ही नहीं, तो आप दीवालों को देखकर लौट आएंगे, एंट्री कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही जब हमारे शरीर में कोविड-19 प्रवेश करता है, तो हमारे श्वास नली के द्वारा फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में पहुंचकर फिर हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स में अंगूर के गुच्छे के समान हमारी पूरी ब्रोंकाई और एल्वियोलाई होती है। हम देख सकते हैं कि एल्वियोलाई यानी हमारे लंग्स का जो आखिरी लास्ट यूनिट, जो गुब्बारे के समान होता है, जब हम श्वास लेते हैं तो उसी में हवा भर जाती है, श्वास छोड़ते हैं तो उससे हवा निकल जाती है। तो एल्वियोलाई एक गुब्बारे की तरह होता है, जिसे हम एयर शैक भी कहते हैं। इसको सिर्फ हवा के लिए बनाया गया है, लेकिन जब हमें निमोनिया कफ होता है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत कफ भर जाता है, फिर हमें श्वास लेने में तकलीफ होती है। ये जो एल्वियोलाई होता है,
ये सेल से मिलकर बना है। उन सेल को हम बोलते हैं न्यूमोसाइट। तो अब हमने नीचे बनाया एक न्यूमोसाइट सेल। ये न्यूमोसाइट सेल में एक गेट होता है। उस गेट के द्वारा कोविड-19 एंटर करता है। अगर ये गेट नहीं होगा, तो कोविड-19 दीवालों को देखकर लौट जाएगा। और ये गेट ऐसा गेट है जो कोविड-19 को वेलकम करता है और दूसरे कई वायरस को भी वेलकम करता है और कई सारे वायरस को वेल एंट्री नहीं भी देता। तो जिन-जिन वायरस को ये वेलकम करता है, वो वायरस इस गेट से एंटर कर सकते हैं और कोविड-19 इसी गेट से एंटर करता है। तो अगर हम मेल और फीमेल की बात करें, तो मेल में जो एल्वियोलाई की एक सेल होती है, उस सेल में पाए जाने वाले ये गेट बहुत ज्यादा होते हैं। तो कोविड-19 बड़े आराम से प्रवेश कर सकता है। लेकिन फीमेल में इन गेट्स के नंबर कम होते हैं, इसलिए उनके अंदर भी जा सकता है कोविड-19, लेकिन कंपैरेटिवली कम आक्रमण कर पाता है क्योंकि गेट कम है, एंट्री का रास्ता कम है। ये जो गेट होते हैं जिससे वायरस प्रवेश करता है, इनको हम रिसेप्टर बोलते हैं। इसका नाम है ACE2 रिसेप्टर, अर्थात एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर। और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर मेल में ज्यादा होते हैं, इसीलिए मेल के अंदर ज्यादा कॉमनली वायरस एंट्री कर सकता है। और मेल के अंदर जो टेस्टिज होता है, जो मेल ऑर्गन का टेस्टिज होता है, उसमें भी ये ACE2 रिसेप्टर पाए जाते हैं, इसीलिए मेल ज्यादा कॉमनली कोविड-19 से प्रभावित होते हैं। तो क्या फीमेल भी प्रभावित होती हैं? यस, फीमेल भी होती हैं, लेकिन लेस कॉमन। अब वो एक अलग बात है। आप आजकल मेल फीमेल किसी को भी हॉस्पिटलाइज करो सर्दी की कंप्लेंट लेकर, डिक्लेयर कोविड-19 ही किया जाएगा। क्योंकि अगर डॉक्टर ने कहा कि सामान्य सर्दी है, तो आप डिस्चार्ज ले लोगे, और अगर डॉक्टर ने कहा कि कोविड-19 है, तो लाखों का बिल बनेगा, हॉस्पिटल का फायदा होगा। तो आजकल हॉस्पिटल में बिना बिल बनाए लौट के आना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये जो ACE2 रिसेप्टर होता है, ये मेल में ज्यादा होता है, टेस्टिस में भी पाया जाता है। अब तो जब भी हमारे शरीर में कोविड-19 का आक्रमण होता है, तो शुरुआत तो होती है नाक से, गले से, फिर लंग से। फिर लंग में वो एक-एक सेल में प्रवेश करता है, एल्वियोलाई की एक सेल में। इस हर एक स्टेप में हमारी बॉडी में क्या लक्षण पैदा होते हैं, जिनके आधार पर हम जान सकते हैं कि वायरस कहाँ तक पहुँचा है और उसको कैसे ठीक कर लेना है। ये सारा एक्सप्लेनेशन हजारों साल पहले एक्यूपंक्चर में कर दिया गया है। आज तो सिर्फ उसको हम उभार के बाहर ला रहे हैं। पहले से ही एक्सप्लेन्ड है सब कुछ। तो हमारे शरीर में जब भी इस तरह का कोई इन्फेक्शन होता है, तो हम कहते हैं अटैक ऑफ वायरस। वायरस का आक्रमण हमारे डिफेंस सिस्टम के ऊपर। लेकिन हम इन्फेक्शन बोलते हैं, हमने कहा हम इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? बिंड। तो हम कहते हैं अटैक ऑफ बिंड, अटैक ऑफ बिंड कोल्ड ऑन अवर डिफेंसिव सिस्टम। बिंड कोल्ड का हमारे सुरक्षा कवच के ऊपर आक्रमण। तो ये टोटल 8 प्रकार के अलग अलग आक्रमण होते हैं।
और उन 8 प्रकार के अलग-अलग आक्रमण के माध्यम से वायरस, बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं 2 पैटर्न। तो पहला पैटर्न है जिसे हम कहते हैं कि विंड कोल्ड का आक्रमण। तो पहले और दूसरे पैटर्न दोनों में वही है, विंड कोल्ड का आक्रमण, विंड कोल्ड का आक्रमण। तो पहले में ठंडी ज्यादा है, कोल्ड इज प्लस प्लस, और दूसरे में विंड ज्यादा है कंपेरेटिवली। इससे क्या होगा? सिर्फ इतना ही होगा कि ठंडी ज्यादा होगी, कोल्ड ज्यादा होगी तो पसीना नहीं आएगा, और विंड ज्यादा होगी कंपेरेटिवली तो थोड़ा पसीना आ जाएगा, बस। बाकी तो जो भी लक्षण होंगे वो सामान्य सर्दी के होंगे। आप खुद ध्यान कर लीजिए कि जब भी कभी लाइफ में आपको सर्दी हुई है तो क्या क्या लक्षण होते हैं? नाक बंद होना, नाक से पानी बहना, सिर में भारीपन रहना, सिर के पीछे दर्द होना, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीपिटल हेडेक, गर्दन के पीछे दर्द होना। तो जब भी वायरस का पहला आक्रमण होता है तो ये पीछे की ओर दर्द होना, ये बहुत ही प्राइमरी सिम्टम है। स्टिफनेस, गर्दन में स्टिफनेस, सिर के पीछे स्टिफनेस, नाक से पानी बहना, और हल्का सा बॉडी में दर्द होना। ये सारे लक्षण हमने कई बार महसूस किए हैं। और आप बोलोगे यार पंखा बंद करो, एसी बंद करो, ठंडी हवा पसंद नहीं करोगे। अभी ये पहचानना बिल्कुल नामुमकिन है कि कोविड का आक्रमण है कि सामान्य सर्दी का आक्रमण है। अभी तो आपको 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि रियलिटी में है क्या चीज। इतना जरूर है कि किसी ने तो आक्रमण किया है। हमारे पास हमारा डिफेंस सिस्टम जो ताइयांग है वो लड़ रहा है, तो ताइयांग लड़ेगा और कोशिश करेगा इसको बाहर फेंकने की। हम ताइयांग का सपोर्ट कर दो। तो हमने बताया इसमें 2 तरह की कंडीशन होती है। पहले में कोल्ड प्लस प्लस है तो पसीना नहीं आएगा, ठंडी के कारण रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, पसीना नहीं आता। और अगर विंड ज्यादा होगी तो थोड़ा पसीना आएगा। तो इसे आप सामान्य सर्दी का इलाज समझ सकते हैं। इसे आप सामान्य सर्दी का इलाज समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब भी किसी को सर्दी हुई तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारा काम होता है कि इन्फेक्शन को निकालना, जिसे हम कहते हैं विंड कोल्ड को निकालना। क्योंकि हमारे वायरस का जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन क्या है? लंग्स को प्रभावित करना। लंग्स को प्रभावित करके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करना। तो हम विंड कोल्ड को निकालते हैं। इसके लिए हमारे LU7, Li4 और यूरिनरी ब्लैडर 12, ये 3 पॉइंट्स का बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। तीनों पॉइंट्स को सेडेट करके हम अभी का अभी वायरस का प्रभाव समाप्त कर सकते हैं। तो जब भी कभी भी आपको सर्दी हो जाए, नाक बंद होने लगे, थोड़ा गर्दन अकड़ने लगे, बॉडी में दर्द हो जाए और आपको लगे यार थोड़ा सा सर्दी हो गई है, तुरंत ये 3 पॉइंट को सेडेट कर दो। जैसे ही आपने सेडेशन किया, आप तुरंत बहुत अच्छा महसूस करेंगे। पहला बिंदु है लंग 7। देखिए लंग 7 को आप किसी भी प्रकार के लंग इन्फेक्शन में सेडेट कर सकते हैं, क्योंकि लंग 7 लंग का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, जो इन्फेक्शन को निकालकर बाहर फेंक देता है। लियो कनेक्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि लियो कनेक्टिंग पॉइंट क्या करते हैं? एक ऐसा फाइन नेटवर्क तैयार करते हैं, एक फाइन नेटवर्क बनाते हैं, एकदम जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, ऐसा फाइन नेटवर्क बनाते हैं, एकदम सुपरफिशियल हमारी स्किन के लेवल पर नेटवर्क तैयार करते हैं। और जब भी कोई वायरस आता है तो पहले इस जाल में अटकता है। इसीलिए तो कभी भी हम जब लियो पॉइंट्स की बात करें,
लियो पॉइंट, लियो चैनल जहां जहां बॉडी में जाएगा वहां वहां वो फाइन नेटवर्क बना देगा। तो जब भी वायरस का आक्रमण हुआ लंग्स के ऊपर, तो हमारे ये जो नेटवर्क में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, नेटवर्क थोड़ा फूल जाता है, प्रभावित हो जाता है। आपने लंग 7 को सेडेट किया और वायरस को खत्म कर दिया, लंग्स में इंफेक्शन नहीं कर सकता वो। और लंग 7 हमारे लंग का लियो पॉइंट है। लियो पॉइंट क्या करते हैं, सेडेट किया तो लंग में ऊर्जा को नहीं बढ़ने देंगे, इंफेक्शन को नहीं बढ़ने देंगे। LI4 हमारा अगला बिंदु है, और LI4 तो बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि LI4 हमारे किसी भी तरह के इन्फेक्शंस को कम करता है, बिंड को निकालता है। अगर आप देखें इस इमेज में, तो हमारा ये पहला फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है, और ये दूसरी मेटाकार्पल बोन है। इसके बीच में जो मसल है इसे हम कहते हैं इंट्रोसियस मसल। इस मसल के एकदम बीचों बीच ये हमारा LI4 होता है। मेरे हाथ में देखें तो ये LI4 की लोकेशन है, और LI4 को हम सेडेट करें या इवन मेथड से निडल लगाएं या ब्यूल में जाकर इसे हम ट्रीट करें, तो LI4 सेडिशन से किसी भी तरह का बिंड आप तुरंत निकाल सकते हैं। और तीसरा बिंदु जो बड़ा ही प्रभावकारी है, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लडर 12। ध्यान रखिएगा कि यूरिनरी ब्लडर 12 का प्रयोग आप हमेशा करिए जब भी आपके शरीर में किसी भी इंफेक्शन का प्रवेश हुआ है, क्योंकि ब्लैडर के माध्यम से इंफेक्शन शरीर में प्रवेश करता है, तो यूरिनरी ब्लैडर 12 प्रभावित हो जाता है। अगर इंफेक्शन ने अभी अभी प्रवेश किया है, तो आप ब्लैडर 12 को ट्रीटमेंट दे दो, ब्लड निकाल दो, कपिंग कर दो, ब्लड कपिंग कर दो, गुआशा कर दो, ये चाइनीज स्कूप का प्रयोग करके गुआशा कर दो, या इसको निडल या मैग्नेट लगा के सेडेट कर दो, ब्यूल में लगा दो। क्योंकि जब भी आक्रमण होगा किसी भी इंफेक्शन का, तो आप देखेंगे कि ब्लैडर 12 पर दर्द मिलेगा। ब्लैडर 12 के माध्यम से इंफेक्शन प्रवेश करना चाहता है, आपने सेडेट कर दिया, इंफेक्शन खत्म हो जाएगा। इसी के नीचे हमारा जो अगला बिंदु है, जिसे हम कहते हैं ब्लैडर 13। ये ब्लैडर 13 बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। कहते हैं कि हमारे लंग्स का बैक्सू पॉइंट है ब्लैडर 13। और जब भी हम ब्लैडर 13 का प्रयोग करते हैं तो हमारा लंग्स बैलेंस होता है। कैसे? देखिए कि हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन है ना, सबका काम बांट दिया गया है। किसी का काम है खाने को इधर से उधर ले जाना, किसी का काम है ऊर्जा को इस कोने से उस कोने पहुंचाना। ऐसी लंग्स का काम है। क्या काम है लंग्स का? कि लंग्स का काम है ऊर्जा को नीचे की ओर भेजना। तो लंग्स जब तक ऊर्जा को नीचे भेजते रहते हैं, तब तक लंग्स को हम कहते हैं वो अच्छे हैं। लेकिन जिस दिन लंग्स ऊर्जा को नीचे भेजना बंद कर देते हैं, लंग्स, हम बोलते हैं कि लंग्स में प्रॉब्लम हो गई है। तो जब तक लंग्स ऊर्जा को नीचे भेजते हैं, जैसे लंग्स ने ऊर्जा को नीचे भेजा, तो लंग्स की जो नॉर्मल ऊर्जा की दिशा है वो है डाउनवर्ड, तब तक वो ठीक है। लेकिन किसी वायरस बैक्टीरिया ने आक्रमण किया तो क्या करता है कि लंग्स की ऊर्जा को रिवर्स कर देता है। लंग्स अपनी ऊर्जा को नीचे नहीं भेज पाते और व्यक्ति के छाती में ज्यादा ऊर्जा भर जाती है, फिर छाती में सफोकेशन होता है। तो जैसे लंग को का बैक्सो पॉइंट UV13 को हम ट्रीटमेंट देते हैं, सेडेट करते हैं, ब्लड कपिंग करते हैं, तो लंग अपना काम वापस चालू कर देता है। तो जो जो वायरस करना चाहता था हमने सब उसका काउंटर एक्शन कर दिया, तो वायरस कुछ कर नहीं पाता ज्यादा। तो अभी हमने पहले समझा, हमने 3 पॉइंट को सेडेशन किया, LU7, LI4 और UV13। इन बिंदुओं के द्वारा हमने बिंड कोल्ड को समाप्त किया, यानी इन्फेक्शन को समाप्त किया।
आक्रमण को निकाला और हमने फिर UB13 का प्रयोग करके हमने लंग्स को वापस उसके नॉर्मल एक्शन में लेके आए। तो जब भी हमारे शरीर में ये बाहरी हवा का विंड कोल्ड का आक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, तो हमारे सिर में और गर्दन में भारीपन पैदा होता है। इसके लिए हम 2 पॉइंट का प्रयोग करते हैं। ये 2 पॉइंट बहुत ही गजब के हैं। इन्हें हम कहते हैं गवर्निंग वेसल 16 और गॉल ब्लैडर 20। ये दोनों के दोनों बिंदु हमारे गर्दन में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लोकेशन दिखाना चाहूंगा गवर्निंग वेसल 16 की। अगर हम गवर्निंग वेसल 16 पॉइंट को देखें, तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि गवर्निंग वेसल 16 की कहां पोजीशन है। अगली इमेज में देखिए, अगर आप इस इमेज में देखें, तो आप पाएंगे कि हमारा ऊपर है स्कल और नीचे है हमारी गर्दन। इनके जंक्शन पर ये जंक्शन है। इनके जंक्शन के बीच में मिलता है हमें छोटा सा पिट। इसी पिट को हम कहते हैं गवर्निंग वेसल 16, गवर्निंग वेसल 16। बड़ा गजब का पॉइंट है। इवन इस पॉइंट को तो मर्म शास्त्र में भी दिया गया है। कुछ लोग यहाँ पर निडिल लगाने से डरते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा है, लेकिन आप 1 चुन तक या सवा चुन तक भी निडिल लगा दो, आपकी निडिल मेडुला ऑब्लोंगेटा तक नहीं पहुंच सकती। हम तो बोल रहे हैं कि आप आधा चुन निडिल लगाओ या बियोल मैग्नेट लगा दो, एक्यूप्रेशर कर दो। इस बिंदु के द्वारा आप सिर की अनावश्यक बिंड को निकाल सकते हैं, जिसके माध्यम से हम हेडेक को ठीक कर सकते हैं। तो हमारा गवर्निंग वेसल 16 बड़ा ही शानदार बिंदु है। कभी भी कोई बोले ना सिर में थोड़ा सा दर्द चालू हुआ है, आप तुरंत गवर्निंग वेसल 16 को सेडेट करके बैलेंस कर सकते हो। और यहीं पर हमारा एक दूसरा बिंदु भी है। अगर हम स्कल के दोनों ओर देखें, यहाँ पर हल्का सा डिप्रेशन फील होता है, ये दोनों तरफ। अगर आप अपने सिर को घुमाकर देखो, ये कान के पीछे से जाएंगे, करीब कान के पीछे से 4 अंगुल जाओ, ये कान है, इसे 4 अंगुल पीछे जाओ, तो आपको यहाँ पर जहाँ स्कल समाप्त होता है, वहां पर ही आपको एक डिप्रेशन जैसा महसूस होगा। इसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर 20, जो विंड को निकालने का सुपर पॉइंट है। तो इन 2 बिंदुओं के माध्यम से हम सिर का दर्द भी गायब कर सकते हैं, क्योंकि विंड कोल्ड के अटैक ने सिर को भी तो प्रभावित किया था, तो हमने सिर को भी क्लियर कर दिया। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को क्लियर कर रहे हैं। वायरस का इफेक्ट हम बॉडी में नहीं होने दे रहे, क्योंकि वायरस तो एक एक करके ही आगे बढ़ेगा ना। पहले एक सिम्टम पैदा करेगा, फिर दूसरा सिम्टम पैदा करेगा, और ऐसे कर करके आगे बढ़ेगा। लेकिन हम सारे सिम्टम्स को ब्रेक करते जा रहे हैं, तो वायरस का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब तो हमारा ये जो प्रोटोकॉल तैयार होता है, हमारा जो प्रोटोकॉल बनता है, उसमें हम जानते हैं कि कई लोगों के नाक में भी या तो रनिंग नोज होती है या ब्लॉक नोज होती है। अभी रिसर्च में मिला है कि नाक के अंदर भी और मुख के अंदर भी हमारे ACE2 टाइप रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। तो जब भी हम देखें कि यार इसको तो नाक में भी थोड़ा ब्लॉक हो गया है, रनिंग नोज भी चालू हो गई है, चाहे वो कोविड-19 के कारण हो या किसी दूसरे वायरस के कारण हो, तो LI20 और गवर्निंग वेसल 23 के द्वारा हम नाक को भी क्लियर कर सकते हैं। देखिए हमारी नाक के दोनों ओर ये डिप्रेशन है, इसे हम कहते हैं LI20, दोनों ओर। इसे हम एंटी हिस्टामिनिक पॉइंट भी कहते हैं, यानी इसको दबाने से हमारे लंग्स को और ब्रोंकाई को बड़ा फायदा मिलता है। इसे लंग्स का स्पेशल पॉइंट कहा जाता है LI20। अगर हम इसे इमेज में देखें, तो आप देख सकते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का ये आखिरी नंबर का बिंदु है, जिसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन 20। आप इस इमेज में देख सकते हैं। इस इमेज में देखिए, ये LI20 है। अगर हमारी ये हेयर लाइन है, यहां से हमारी हेयर चालू है, अगर बीच में से
आप एक चुन पीछे चले जाओ, वन चुन बैक। तो ये बिंदु का नाम है गवर्निंग मसल 23। स्काल्प एक्यूपंक्चर में इस बिंदु को नाक का बहुत ही बेहतरीन पॉइंट माना गया है। तो जब भी हम नाक की इलाज करते हैं, तो हम गवर्निंग मसल 23 और LI20 को स्टिमुलेट करते हैं, तो नाक की प्रॉब्लम में बड़ा फायदा मिलता है। आप कभी इंडिपेंडेंटली भी यूज करके देखिएगा कि गवर्निंग मसल 23 तो नाक का बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। कारण, कई बार वायरस के आक्रमण के बाद, स्पेशली कोविड वायरस के आक्रमण के बाद, हम देखते हैं कि लोगों को स्मेल सेंसेशन कम हो जाते हैं। उसमें भी गवर्निंग मसल 23 बड़ा अच्छा काम करता है, क्योंकि ये हमारे स्काल्प पर है और स्काल्प एक्यूपंक्चर के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, वो नर्वस सिस्टम को बहुत क्लोजली प्रभावित करते हैं। तो देखिए हमारा कितना बढ़िया और शानदार प्रोटोकॉल तैयार हो गया। अगर हम सारे पॉइंट्स को एक साथ कर दें, तो हमारा जो प्रोटोकॉल बना है, LU7, LI4, urinary bladder 12, 13, gallbladder 20, governing vessel 16, LI20 and governing vessel 23। हमें बस एक पॉइंट ऐड करना है जिसका नाम है किडनी 7, क्योंकि किडनी 7 के माध्यम से हम थोड़ा सा पसीना पैदा कर सकते हैं। ये दो बिंदु होते हैं जो पसीने को लाने के लिए जिम्मेदार हैं। किडनी 7 को टर्न करिए और LI4 को सेडेट करिए। तो जब भी आपको लगे ना कि यार पसीना नहीं आ रहा है, पसीना न आना भी गलत है, ज्यादा आना भी गलत है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जब हमने जब भी हमने LI4 को सेडेट किया और किडनी 7 को टॉनिफाई किया, तो पसीना भी आ गया, रोम छिद्र खुल गए। तो पहला वाला जो केस था हमारा कोल्ड वाला केस, उसको पसीना भी ला दिया, तो व्यक्ति का एकदम परफेक्ट प्रोटोकॉल तैयार हो गया हमारा। यानी हमारे इस प्रोटोकॉल में हमें किडनी 7 ऐड करना होगा। और दूसरे प्रोटोकॉल में जिसमें कोल्ड ज्यादा ना हो के विंड ज्यादा है, ये दूसरे प्रोटोकॉल में हमारी विंड का प्रभाव ज्यादा है। तो जरा सा पसीना है, स्लाइट स्वेटिंग है। पसीने का मतलब समझिए, पसीना आता क्यों है? हमारे शरीर में एक क्लासिफिकेशन के अनुसार ये 4 लेवल होते हैं। बाहर का लेवल कहलाता है डिफेंसिव ची, दूसरा लेवल कहलाता है ची, तीसरा न्यूट्रिटिव ची और चौथा ब्लड लेवल। इसको आगे की कभी क्लास में हम जरूर समझेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। तो जो तीसरा लेवल होता है ना, न्यूट्रिटिव ची, उसका काम है पसीने को धारण करना, होल्ड करना, लिक्विड को होल्ड करके रखना। और जब ये हमारा तीसरा लेवल डिसहार्मनी में चला जाता है, तो पसीना आता है। अगर किसी को जरूरत से ज्यादा पसीना आता है, समझ जाइएगा कि उसका न्यूट्रिटिव ची डिसहार्मनी में चला गया है। सिर्फ दो बिंदुओं के द्वारा हम इस न्यूट्रिटिव ची को हार्मनी में ला सकते हैं। एक है स्टमक 36 टोनिफिकेशन और एक है यूरिनरी ब्लैडर 18 टोनिफिकेशन। हम सिर्फ ये दो बिंदु को लगाकर स्टमक 36 और यूवी 18 को हो, हम न्यूट्रिटिव ची को जो पसीना पैदा कर रही है, अनवांटेड पसीना पैदा कर रही है, को हम ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रोटोकॉल में हमारे सारे पॉइंट्स एक ही जैसे हैं, दोनों में एक ही जैसे पॉइंट्स हैं। बस इसमें हमने ये दो बिंदुओं को ऐड कर दिया, स्टमक 36 और यूवी 18। इस माध्यम से हम सामान्य सर्दी का इलाज कर सकते हैं। तो फाइनली अब हमें जो समझना है कि हमारे पास अगर कोई व्यक्ति आता है, कह रहा है सर्दी हो गई है, तो देखिए पूछे पसीना आ रहा है क्या, कह रहा है बिल्कुल नहीं आ रहा, तो पहला वाला प्रोटोकॉल लगा दीजिए। सारे पॉइंट को सेडेट करना है, सिर्फ पसीना लाने के लिए किडनी 7 को डाउन करना है। और दूसरे प्रोटोकॉल में अगर वो व्यक्ति बोले हाँ सर्दी हुई है 2 दिन से या कल से, लेकिन थोड़ा थोड़ा पसीना भी आ रहा है,
तो सारे पॉइंट को सेडेट करना है और स्टमक 36 और यूवी 18 को टर्न करना है ताकि न्यूट्रिटिव ची ठीक हो जाए। इस प्रकार से हमने ये 2 पैटर्न समझे। तो जब भी कोई व्यक्ति इस लेवल पर होता है, ये पहचानना कठिन है कि अभी कोविड की कहानी चालू हुई है कि सामान्य इन्फ्लुएंजा की कहानी चालू हुई है। लेकिन कहानी किसी की भी हो, अगर इस अवस्था में हमने इन बिंदुओं को ट्रीट किया, हम इन्फेक्शन को यहीं का यहीं स्पॉट ऑन स्पॉट खत्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने 2 प्रकार के पैटर्न समझे। ऐसे टोटल 8 प्रकार के पैटर्न होंगे, जिनकी बात हम आगे करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे और अब हमारी कल क्लास होगी, तो आप सभी लोग कल भी ज्वाइन करिए। परसों से हमारी क्लास होगी एनरोल पार्टिसिपेंट्स के लिए, लेकिन कल की क्लास भी हमारी सबके लिए ओपन है। आप जो भी चाहें इसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।